पेज 216। ऊपर जो सेंटेंस चल रहा था, वहां से मैं शुरू कर देता हूँ। निश्चय ही काव्य को उत्थापन की तथा चित्ताकर्षण की शक्ति के रूप में माना जाता था, किंतु जब यह इन उद्देश्यों की ओर कलात्मक सौंदर्य के द्वारा पहुंचता है, तो सौंदर्यात्मक परितृप्ति की आवश्यक रूप से नाटकीय रचना का संपूर्ण आधार होता है। अन्य सभी उद्देश्य तो ऊपरी ही होते हैं। अतः हिंदू मन न केवल हिंसा, संत्रास एवं भौतिक त्रासदी से ही, जो कि एलिजाबेथ के काल के प्रचलित तौर तरीके हैं, सकुचाता था, अपितु यहाँ तक कि उन दुखांत नैतिक समस्याओं से भी हिचकिचाता था, जो कि यूनानी मन को आकृष्ट करती थी, और इससे भी कम इसने रोग, पागलपन एवं आध्यात्मिक आयुर्विज्ञान की समस्याओं से स्वयं को व्यस्त रखना स्वीकार किया, जो कि प्रायः आधुनिक नाटक एवं उपन्यास का मुख्य विषय रहते हैं। अब ये तो कंपेयर करने की बात है कि मुख्य विषय आज वालों के क्या रहते हैं। इसका मतलब आयुर्वेद की अपने आप में नहीं, पर साहित्य के अंदर आप किस चीज़ का विवेचन कर रहे हैं। ये नहीं कि आपको हेल्थ से कोई कंसर्न नहीं है, पर उसका कोई साहित्य से नहीं है ना। जब आप साहित्य की बात कर रहे हो, तो यही मैंने कहा कि जैसे श्री अरबिंदो अब लेटर्स लिख रहे हैं, तो अब वो कोई साहित्य के लिए थोड़ी लिख रहे हैं, वो तो लेटर्स हैं। वैसे ही प्योर अगर लिटरेचर की यूँ बात करी जाए, तो सावित्री अपने आप में महाकाव्य है, या उनकी जो पोएट्री है, वे जो इन्होंने लिखी है ना, अर्ली कल्चरल राइटिंग है, वो भी हैं कुछ। तो प्योरली खाली अगर कोई लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी हो, उसमें और इसके अंदर तो अंतर आ जाएगा। एक हिंदू नाटक के मूलभूत भाव होते हैं रोमांटिक सौंदर्य का वातावरण, एक उच्च भद्रता। ये रोमांस मतलब जो हम एक जिस तरीके से सोचते हैं, उस तरीके से नहीं। काव्य के अंदर आप इस सामान्यता से बिल्कुल मुक्त होकर कुछ उन्मुक्तता के अंदर वातावरण में निवास कर रहे हो। एक उच्च भद्रता और भावनाओं की एक विनीत समता, तथा सूर्य के प्रकाश एवं फूलों में अनवरत दृढ़ विश्वास। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, विनीत समता। आपके सामने कैसी भी सिचुएशन हो, उसके अंदर आप अपना काम एंड कंपोज जो है वो खोते नहीं हो। उच्च भद्रता, ये तो महाकाव्यों में, सारों में आप देख सकते हो। इवन कैरेक्टर्स के अंदर आप देख सकते हो। हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स के अंदर ये देख सकते हो कि ये कैसे इनकलकेट करी जा रही थी। ये डिमांड करी जा रही थी ये, कि और जो जितने स्तर के ऊपर ऊपर चढ़ता जाएगा, उतना ही उसको ये मर्यादा रखनी पड़ेगी, इसका पालन उससे ज़्यादा डिमांड करी जाएगी। चेतना के अंदर यों कोई अगर नीचे है, उससे इतनी डिमांड नहीं करी जाएगी, और जो चेतना के उच्चतर स्तर के ऊपर है, उसको पूरा कस दिया जाएगा। यहाँ उल्टा है। अभी जो आप कहते हो सो कॉल्ड वेल टू डू हैं, बड़े सफल लोग हैं। अरे भई देखो, सफल आदमी हैं, इतना तो अब ये नहीं करेंगे तो सफलता के क्या मानक हैं? जीवन के अंदर ये काम कर रहे हैं, आप तो उससे प्रभावित हो गए कि भई ये तो सफलता है। वहाँ उल्टा है। उदाहरण मिलते हैं, अब अम्बरीश भी है तो अपना आटा खुद पीस रहा है आराम से। आप सोचिए कि भगवान खुद स्वयं पंखा झल रहे हैं उसको, तो क्या आटे की कमी आ गई क्या? हम पॉपुलर जो चीज़ें हैं, विचार हैं, उनका दुरुपयोग करते हुए कहें इतना समय उसमें उसमें लगाया, उसकी बजाय कुछ और कर लेता। अरे पर क्या इतनी समझ तो उसको होनी चाहिए
हम अपने जो मानक हैं, वो उसके ऊपर लगाएँ या उससे जो उसके रहस्य हैं, वो समझने का प्रयास करें। उच्च भद्रता और भावनाओं की एक विनीत समता। समता मतलब आप में कितने भी भाव की हिलोरें हैं, पर उसका एक्सप्रेशन है एक संयत तरीके से। विनीत, एक विनीत समता है। इसके अंदर आपको कीड़ा काट रहा है, गुरुजी गोद के अंदर हैं, तो कहे भई ये क्या गुरुजी सो रहे हैं, अब ये तो कैसे? और अगर थोड़ा-सा कोई उससे बाहर निकल जाता है, अगर इससे अपने काम और कंपोज़ से, तो उसको कहते हैं ये क्या किया? ऋषि कुमार जिसने परीक्षित को श्राप दिया, उसको कहा ये क्या किया तूने? मेरे क्या फ़र्क पड़ रहा था अगर गले के अंदर ये था तो? तूने आगे वाले समय के लिए क्या ये क्या किया? ऐसे ही एक-एक कैरेक्टर को यदि आप ध्यान से देखें, तो अगर वो थोड़ा-सा अपनी लाइन को क्रॉस करता है, अपनी भावना या अपनी संवेदनाएँ या जो भी क्रोध है या कुछ भी इनको थोड़ा-सा अतिरेक भी सामने आता है, तो तुरंत ही कोई न कोई नीतिगत बात आएगी, कोई चीज़ आएगी, उसका कोई परिणाम आएगा। अदरवाइज़ और जो एक्चुअल में पूरा वातावरण है विनीत समता का या इसका, उसको तो वो क्योंकि इतना हमारे लिए अग्राह्य है, वो तो लगता ही नहीं हमको कि ये क्या चल रहा है? उसमें तो कोई बहुत शार्प कोई भाव, कोई ऐसी चीज़, तो कोई भले ही हमको टच करती है, बाकी वो वातावरण तो टच ही नहीं करता। वो इतना सूक्ष्म है तथा सूर्य के प्रकाश एवं फूलों में अनवरत दृढ़ विश्वास, जीवन का कोई भी पड़ाव, कोई भी चीज़, उसके अंदर लाइट, डार्कनेस नहीं, मतलब हमेशा ही आशा है, विश्वास है, स्थितियाँ कैसी भी हों, इसलिए आप कह रहे हो सत्यमेव जयते, कुछ भी हो, अंत तो जो है, सत्य की ही विजय होगी। आप कल्पना नहीं कर सकते ये कितना बड़ा विश्वास है ये। सूर्य का प्रकाश, हमेशा लाइट की ओर, आपका कोई संबंध होगा, कुछ भी होगा, मतलब आपके साइकोलॉजी में एक तो डीप डाउन ये हो कि आशा हो और एक बिल्कुल आप ऐसे के अंदर हो, कुछ भी हो जाए उसके अंदर तुरंत विश्वास आदमी खो बैठता है। इन दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा और फूलों में मतलब उसमें आपको सुंदरता है, उसके अंदर आपको लाइफ है, उसमें खुशबू है, उसमें जीवंतता है। ये सारी चीज़ें फूलों में अनवरत, जबकि वेस्ट के अंदर दुखांत हैं इनके और दुःख भी किस तरीके का, क्योंकि कोई हायर न तो कोई एस्पिरेशन और जीवन के अंदर भी उनका साहित्य देखोगे तो वो अल्टीमेटली कि भई ये तो देखो जीवन तो ऐसा है। पहली बात तो वैसा है नहीं और है तो भी उससे तो पिंड छुटाने के लिए तो इसके पास ही आए हैं। भई तेरे को इसीलिए तो पढ़ रहे हैं। ये जैसा है वैसा है। उसको खराब से खराब, काले से काले रंगों में भी उसको रंगना क्या ज़रूरी है जीवन को? वो तो जैसा है सो है ही। दया एवं आतंक भावनाओं के उद्दीपन हेतु प्रयोग में लाए जाते हैं, परंतु उन्हें चीर-फाड़ देने के लिए नहीं। इसको भावनाओं को चीर-फाड़ने के लिए नहीं। दया, करुणा, आतंक, आतंक इन द सेंस अब राम जी को बुलाने आए कि भई हमारे यज्ञ के अंदर ये लोग जो है व्यवधान डालते हैं। चलो, उसके अंदर मानवीय जो उसके प्रति जो भाव है या फिर और है, दशरथ जी कहते हैं, "भई इनको तो नहीं।" तब उनको जो समझाने की प्रक्रिया है, जो बात है, उसके माध्यम से भी वो एक सुअवसर बन जाता है। कोई भी मानवीय भाव यदि बीच में आता है, तो उसके ऊपर फिर बाद में कोई नीति, कोई हायर चीज़ उसको समझाने के लिए आती है। आतंक, आप कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर
भई आतंक जो है, आप युद्ध चल रहा है, रामायण का युद्ध चल रहा है, अब उसके अंदर आतंक का माहौल है, वो उसका पिक्चराइज़ेशन कर रहे हैं। पर ऐसे के अंदर रावण है वो मूर्छित हो जाता है युद्ध के बीच के अंदर और उसका सारथी है उसको लोटा ले जाता है। अब ऐसे के अंदर उसके अंदर भीतर से ये दूसरे भाव, अरे! कहीं इससे मर जाते, बता पीठ दिखा के तू मेरे को वापस लेके आया है। उसमें देखो सारी चीज़ें मिक्स हैं, सारी चीज़ें कैसे गुथी हुई हैं। तो सारथी ये कह रहा है कि जी मेरा धर्म ये है कि जो रथ के ऊपर सवार है, मेरा जो स्वामी है, उसकी रक्षा करना मेरा ये कर्तव्य है, ये धर्म है। आप ये सोचिए ये संवाद क्या चल रहा है? उसको वैद्य को वो उठा के लेके आ रहे हैं कि भैया ये इनको ये ठीक कर, और उसके अंदर कहीं कोई ये थोड़ी नहीं वैद्य जी को यहाँ आप ले जाओ क्या? उसके कोई वैद्य के साथ कहीं कोई ये वर्णन नहीं कि उसके उसके साथ कोई दुर्व्यवहार किया गया हो। तो ये सारे भाव, पर इन भावों की परिणति किस चीज़ के अंदर है? भाव तो कोई सा भी आ सकता है, पर ले जाके उनको जोड़ते हैं किसी चीज़ से, और वो जोड़ने के बाद भी उसकी पराकाष्ठा किस चीज़ में होती है। और विचित्र बात क्या है कि अभिव्यक्ति इन महाकाव्यों की आध्यात्मिक रूप से नहीं, जो अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन एक नैतिक रूप से है, नीतिगत तरीके से कि भई ये ठीक नहीं है, जीवन में ये चीज़ होनी चाहिए। और फिर भी इनका प्रभाव कोई राजनैतिक तौर पे इसके ऊपर, आर्थिक तौर के ऊपर, इन पे कोई इतना थोड़ी है। ये तो सीधे-सीधे आध्यात्मिक प्रभाव है जो आज भी उतना ही अक्षय है। ये कैसी विचित्र बात है, आप ये देखिए कि वो बैठ के आपको कोई गहन ऐसे चीज़ें नहीं बता रहे कि भगवान कृष्ण बैठे हों और वो आपको कोई इस तरीके के पाठ पढ़ा रहे हों। वो तो और दूसरे ऋषि-मुनि पढ़ा ही रहे हैं, वो तो काम कर ही रहे हैं। राम जी वाले में तो इस तरीके की कोई अभिव्यक्ति है नहीं। तो ये सारे भाव हैं, उद्दीपन, आपके अंदर वो चीज़ उभार के लाने के लिए तो काम में लिए जाते हैं, परंतु उन्हें चीर-फाड़ देने के लिए नहीं। क्योंकि इसका कोई वाइटल का इंटरेस्ट एज़ सच उनमें, अदरवाइज़ जैसे ही ये भाग इंटरेस्ट लेता है, तो भावनाओं की अपनी चीर-फाड़। आप ये जानते ही नहीं मैं क्यों कर रहा हूँ ये? एजिटेशन क्यों? वो चीर-फाड़ करते हैं भावना की सारे समय। आपके रिश्ते हैं उनको एनकैश करने की कोशिश करते हो सारे समय। फिर ये कि जी ये नहीं मान रहा, या वाइफ़ कह रही है वो नहीं मान रहा। माँ ने बाद में कहा भी मैं फेड अप हो चुकी हूँ, मैंने काफ़ी समय बिता दिया इनको हार्मोनाइज़ करने के लिए, ये मैंने ये देख लिया कि इनको इच्छा है नहीं इस चीज़ की। क्योंकि कोई चीज़ है, उसको वो चीर-फाड़ करने में अपने आप में इंटरेस्ट है। ये एक ऐसी चीज़ है, ये कैसे समझाया जाए? और नाटक को आवश्यक रूप से उल्लास एवं शांति के स्वर पर ही विराम होना होता है। कितनी भी मूवीज़ है, कितना भी कुछ भी है, यहाँ की कोई कथा है, चाहे आपकी ऐतिहासिक ही हो, मृत्यु भी है तो उसको वो ये कहेंगे अरे इसकी मृत्यु भी भव्य तरीके से, ये ऐसे नहीं कि जो सामान्य है, उसके अंदर ये कहेंगे इसके कि इसने जो तैयार किया अपने आप को, ये बाद में भी मिलता है। या जो जो आपके इस मार्ग के ऊपर हैं, उनकी, और इसका अंत जो वास्तव में भगवान के निहित जो व्यक्ति है, उसकी आप ये देखिए किस तरीके के, तो मतलब उसका विराम जो है, वो हमेशा ये हैप्पी नोट के ऊपर होता है, या कोई हायर नोट के ऊपर होता है। वहाँ मूवी के अंदर किसी आप राक्षस को मार डालोगे, तो भी पता चलेगा कहीं गुफ़ा में उसका एक बच्चा साहब हिल रहा है, या उसका कोई बीज, कोई ऐसा राक्षस है उसका, कहीं न कहीं एक अंडा रह गया उसका। मतलब वो इस चीज़ पे विश्वास नहीं कर सकते कि आमूल नाश हो सकता है, ये नहीं। और यहाँ ये कहेंगे कि रावण है या कोई भी है, ये भी पार्षद हैं ये, लीला के उद्देश्य से ये हैं, और या फिर
माँ जैसे कह रही है शुरू के अंदर 4 वो बीइंग्स थे। भगवान ने उनको भेजा पर वो यहाँ इंडिपेंडेंट हो गए और फिर बाद में भगवत विरोधी हो गए। उनमें एक लॉर्ड ऑफ नेशंस बन गया, कोई क्या बन गया, कोई क्या बन गया। पर ये भी फिर बाद में अंत के अंदर परिवर्तित होंगे। अल्टीमेटली कोई वो रहेंगे नहीं। सावित्री के अंदर भी कि जब उनको पता चला भविष्य का कि भविष्य में इस तरीके की चीज़ होगी, तो वो आनंद से उनके आँसू चलने शुरू हो गए, अरे अपना भी निस्तारा होगा। आप ये देखिए कि भी सावित्री भी तो इस चीज़ की आशा दिला रही है, उनका कोई महाकाव्य इस चीज़ की आशा नहीं दिला रहा। सावित्री ने तो भविष्य पूरा चेंज कर दिया, नियति चेंज कर दी, रीराइट करवा दी। तो यहाँ केवल कोई आशा वाली बात नहीं है, हम कोई ख आशा के कारण थोड़ी पूरा फेथ के कारण इसको फ़ॉलो करने का प्रयास कर रहे हैं। ये ऐसा भी हो जाएगा, ऐसे कोई जीवन को थोड़ी बदला जाता है। बादलों को केवल उस रमणीय सूर्य प्रकाश को जिससे कि सब उद्भूत मतलब उससे निकल के आए, इमर्ज हुए तथा जिसके अंदर सभी कुछ को तिरोहित हो जाना है, अधिक सुंदर बनाने हेतु स्वीकार किया जाता है। मतलब किसी रंग को और उभारने के लिए, जैसे आप ये कह रहे हैं अभी मैं फ़ोटो ले रहा हूँ, आपके पीछे अगर ये होगा, फ़ोटो इतनी अच्छी नहीं आएगी। बैकग्राउंड ये होगा तो आप और प्रोमिनेंस के अंदर सामने आ जाएँगे। तो वैसे ही अगर बैकग्राउंड आपका कुछ इस तरीके का बादलनुमा अगर दिया गया है तो इसलिए मतलब कोई महापुरुष उसके जीवन में संकट का, ये का, वो का, सारी चीज़ें वो ये उभारने के लिए उसकी विशेषता, उसकी महानता, अरे सामान्य आप होते तो क्या महानता है उसके अंदर? आप एक ऐसे बैकग्राउंड से आए हो, जहाँ आपके लिए कदम-कदम के ऊपर फिसल जाना, गलत निर्णय करना, ये पूरी संभावना थी और आप बने रहे। या और आप जो भी प्रसंग बारीकी से देख के मैं तो ये कह रहा हूँ अब इसको भई श्री अरविंद तो एक पर्सपेक्टिव दे रहे हैं और डेफ़िनेटली ये सारी ही चीज़ें और ये नहीं कोई कोई एक प्रसंग में ये आ गई हों और श्री अरविंद ने कहा देखो एक प्रसंग में, ऐसा नहीं है। मतलब उनका ये बेसिक टेम्परामेंट है। काव्य के साथ, साहित्य के साथ कैसे डील करना है, उनके गठन में है ये चीज़। तो गठन में है तो वो हर प्रसंग में, हर बात में, हर नीति के अंदर, हर संवाद के अंदर, ये तो आएगी ये बात। इन तत्वों को फिर बाद में हम अलग करके देख सकें कि ये प्रसंग चल रहा है। इस प्रसंग में ये ये व्यवहार कैसे किया इसने? ये जो क्षमता है, काव्यात्मक क्षमता है, साहित्यिक क्षमता है, वो कैसे इसके अंदर इन चीज़ों को कैसे निकाल के लेके आए? अब वो अंतरंग मान लो भई ये सीता जी और राम जी अकेले में बात कर रहे हैं, ये कवि को कैसे पता चल सकता है? ये तो कोई है तो काव्यात्मक ही। आप अंतरंग तरीके से बात कर रहे हो महल के अंदर, ये कैसे पता हो सकता है भई? ये तो पता तो हो नहीं सकता। तो डेफ़िनेटली ये अभिव्यक्ति जो है, वो काव्यात्मक है, पर अनरियल नहीं है। काव्यात्मक और अनरियल का कोई ये थोड़ी है कि काव्यात्मक है तो अनरियल है। पर वो अंतरंग तरीके से वो जब उन दोनों की ही बात है, तो ये तो हमको पता ही है कि ये कोई देख के तो आ नहीं सकता, न कोई उन्होंने रिपोर्टिंग करी। ये किस तरीके से उस बात को, उस विचार को, उस सत्य को ये सामने लेके आ रहा है, उसको लाने का एक तरीका है, साहित्य को डील करने का। अब कला में तो हमारे लिए कुछ क्योंकि रूप की ओर की बात कर रहे थे, अब इसके अंदर फिर बाद में डायरेक्टली आप वो लें प्रसंग और उसके अंदर इनकी डीलिंग को फिर बाद में ये देखो ये, श्री अरविंद अगर कहीं दे देंगे इलस्ट्रेशन तो एक अलग बात है। भई वहाँ तो मान लो इन्होंने एक बुद्ध की प्रतिमा दे दी और उसका वर्णन दे दिया, नटराज की मूर्ति दे दी और कहा इसके अंदर ये है। पर अब महाभारत पे निबंध है, कालिदास के ऊपर काफ़ी है। अब उसमें एक्चुअल लाइन बताएँ या प्रसंग बताएँ या चीज़ बताएँ तो और हमारे लिए स्पष्ट हो जाए। पर अब इस सारे को पहले तो आत्मसात किया जाए इस पर्सपेक्टिव को,
इस पर्सपेक्टिव के माध्यम से इसमें प्रवेश किया जाए और बहुत ध्यान से, क्योंकि इसके अंदर खतरा किस चीज़ का है कि हमारे जो वैल्यू सिस्टम है, वो इसके अंदर प्रवेश करने का पूरा खतरा है। हम कौन-सी चीज़ को क्या मानते हैं, उसी तरीके से हम उस साहित्य को देख लेंगे और जो श्री अरविंद के मानक हैं, वो तो उसके ऊपर अप्लाई करेंगे नहीं। तो उसके लिए एक सर्टेन सिंसियरिटी, प्योरिटी, तटस्थता, डिसइंटरेस्टेडनेस, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उस पे ड्वेल करें। कोई एक सर्टेन प्रसंग ले लिया, अब उसके ऊपर ब्रूड अपॉन करते रहें, उसको कॉन्टेम्पलेट करें और उसके जो जो अनुभव हैं, वो आएँ, रिवील करें, एस्टेब्लिश करें अपने आप को और फिर हम देखें कि ये क्या है। बार-बार, बार-बार माँ को, श्री अरविंद को रेफ़र करें कि भई ये कह क्या रहे हैं। तो डेफ़िनेटली एक हम उसके और नज़दीक जा पाएँगे। कुछ चीज़ें ऐसे के अंदर बिल्कुल क्लियरली हाँ, हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। कुछ अभी भी एम्बिग्यूअस सी रहेंगी, कुछ बिल्कुल ही अनइंटेलिजिबल रहेंगी। इस तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि हम साहित्य की बात कर रहे हैं। केवल इसी प्रकार की कला में आत्मा विश्राम पाती है, भद्रता एवं सहृदय शिष्टता में स्थित अपनी सत्ता का सुअवसर पाती है। वह अमिश्रित और वर्तमान में सारा प्रयास इससे जस्ट उल्टा है। भद्रता, कोई भी एक्सप्रेशन आप देख रहे हो, भद्रता का कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है, खाली ऑस्टेंटेशन है। भद्रता का क्या लेना-देना? कोई संयम नहीं, आपकी अभिव्यक्ति में कोई कुछ नहीं। सो कॉल्ड जहाँ धर्माचार्य है या जहाँ आप एक्सपेक्ट करते हो कि भई यहाँ तो वो जब टेक्स्ट से संबंधित अपने आप को रख रहा है, तो यहाँ तो ये होना चाहिए, वहाँ भी ये है नहीं। केवल उद्दीप्त करते हैं दूसरी वाली आपकी वाइटल को और चीज़ों को, आपके जीवन की और चीज़ों को लेजिटिमेट ठहराते हैं, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो वहाँ जहाँ हम इसकी अपेक्षा रखें, इन भावों की, वहाँ भी ये नहीं है। भद्रता, सहृदय शिष्टता, शिक्षा में तो है नहीं ये चीज़। जीवन में ये नहीं देखने मिलती, क्योंकि शिक्षा में परोसा यही जा रहा है, उल्टा इससे। कंस्ट्रेंट कोई है ही नहीं बिल्कुल भी। और आंतरिक भद्रता, बाहरी आंतरिक विचार में नैतिक कहीं नहीं, क्योंकि शिक्षा में ही नहीं है ना, ये तो व्यवस्था में ही नहीं रही है। और आप ये रखते हो तो इसको भद्रता, यदि आप कोई, तो आप कह रहे आउट ऑफ प्लेस है, उसको किसी और चीज़ से मान लिया जाता है। भद्रता कोई नाक रगड़ने में, हाथ जोड़ने में, अनड्यू कुछ भी कर रहे हो, ये कोई भद्रता, कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका एक्सप्रेशन ऐसे हो। भई विवेकानंद जी हैं और राजा और रानी रथ के अंदर घोड़ों की जगह जुत गए, उनको ऊपर बिठा दिया रथ के अंदर, और फिर भी चेहरे के ऊपर कोई कहीं कोई शिकन वाली बात, वो उसी भाव के अंदर हैं, श्रिंकिंग नहीं है। अगर वो श्रिंकिंग है तो वो भद्रता नहीं है। अब ये तो एक स्टेट ऑफ कॉन्शसनेस हो गई। भद्रता, ये थैंक यू, सॉरी, ये जो एटिकेट्स हैं, ये कोई भद्रता के मानक नहीं है। ये तो श्री अरविंद ने शिक्षा के अंदर कह दिया, जो हम पढ़ के भी गए थे, कि आज की शिक्षा ने केवल आडंबर, ढोंग ये पैदा किया, आप भीतर से क्या हो, दिखाने का प्रयास ये करते हो कि हम ये हैं। तो ये तो हमने कल बात ही करी, ये जो देश है, सबसे ज़्यादा जो इस तरीके की साइट्स हैं, वेबसाइट्स, वो कंटेंट चाइना और इंडिया, ये चाइना के अंदर फिर भी लगाम, और वो अगर लगाते हैं, तो वो बिल्कुल लगाम लगा देते हैं। ये इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा यहाँ काम करती है और आप कहने को बाहरी तरीके से धार्मिक भी हो, ये भी हो, वो भी हो। अब देखो आप, ये ढोंग कैसे आया जो पहले हमारे समाज में नहीं था। अब ये देखने की बात है, ये मानक जब तक मैं खुद नहीं समझूँ इन मानकों को, मैं साहित्य में कैसे ढूँढूँगा, ये तो बड़ी सूक्ष्म चीज़ है। मेरे खुद के जीवन में ये नहीं हो, तो मैं उसको अभिव्यक्त हुई कैसे देख पाऊँगा?
हाँ, इसका लाभ ये है कि यदि मैं और इसमें किसी कारण या किसी भाग को काम में लेके मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, तो ये मेरा दर्पण भी बन सकती हैं और मेरे अंदर जो चीज़ है, उसको ये ठीक भी कर सकती हैं। क्योंकि कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन है, उसके बाद भगवान का स्वर आता है, कोई नीति आती है, कोई चीज़ आती है, तो ये मेरे लिए इस तरीके से एक मेरा अपना दर्पण और उस दर्पण को कैसे साफ किया जाए, उसका माध्यम भी बन सकता है ये साहित्य सारा का सारा। और इनफैक्ट संगीत है, कला है, साहित्य है, ये सुरुचि आपके जो भड़के हुए दूसरे भौतिक, निम्न भौतिक और प्राणिक ये भाग हैं, इनको तो तुरंत ही कंट्रोल कर देगा। जिसका भी इसके अंदर थोड़े अच्छे साहित्य में जिसकी भी रुचि है, उसमें और जिसकी रुचि नहीं है, उनमें एक फंडामेंटल अंतर आपको टेम्परामेंट का डेफिनिटली नज़र आएगा। नित्य प्रति आपका अध्ययन के अंदर और के अंदर यदि रस है, वास्तव में रस, तो ये आपके बेसिक टेम्परामेंट के कॉन्स्टिट्यूशन को दिखाता है और ये एक माध्यम बन जाएगा, ये आपको ले जाएगा ये धीरे-धीरे। ये स भई हम तो चर्चा के माध्यम से ही तो ये जो प्रगति जो आप लोग कह रहे हैं, वो चर्चा के माध्यम से ही तो हुई। बार-बार उन चीज़ों का विचार करना, आत्मसात करना, जीवन को उस दृष्टिकोण से देखना, फिर वो आज आपका जो बेस्ट है, कल वो पिछली सीढ़ी बन जाएगा, कल आप और आगे जा सकोगे। तो भद्रता एवं सहृदय शिष्टता में स्थित अपनी सत्ता का सुअवसर पाती है। वह अमिश्रित बौद्धिक एवं सौंदर्यात्मक आनंद प्राप्त करती है, जिसके अन्वेषण में वह जीवन के भौंडेपन व विसंगति से दूर हटकर कला के चमत्कारिक क्षेत्रों की ओर आई है। जीवन का जो अगलीनेस है और जो विसंगति डिस्कॉर्डेंसेस हैं इसकी, इसलिए अम्मा एक जगह जो उनके लेखों में फोर ऑस्टेरिटीज फोर लिबरेशंस शब्द की अगर हम वास्तव में थोड़ा बहुत इसको चाह रहे हैं तो जीवन में वाणी का जो है ना वो संयम अपरिहार्य है और हम कम से कम बैठे हैं उनके लिए जो सीरियस हैं जीवन में कुछ करना वाणी फोर ऑस्टेरिटीज ये माँ का है आप सर्च करके देख लीजिए वो मिले वो जीवन के भोंडेपन को इवन दमदर के अंदर माँ बात श्रीयर में बात कर रहे हैं कि महालक्ष्मी को और इन देवियों को अगलीनेस डिसहार्मनी ये बिल्कुल पसंद नहीं है जहां ये होती हैं वहां इनकी क्रिया नहीं होती असामंजस्य आपकी ट्रांसपेरेंसी नहीं होना जीवन के अंदर वहां इनकी क्रिया ही नहीं होगी ये देवियों की क्रिया ही नहीं होगी बिल्कुल भी तो ये सामान्य व्यक्ति से अपेक्षा नहीं है हम जो बैठे हैं जिनको अब कुछ डीपर टेस्ट आ गया आप अपने स्तर के ऊपर वो पढ़ सकते हैं और धीरे 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 अनुशासनात्मक रूप से ये कस सकते हैं अपने आप को भाई ये जब तक ये संभावना है क्यों नहीं तैयारी की जाए भाई ये कह देना कि मैं तो माँ को ऑफर कर देता हूँ ये ठीक बात है पर जो सिंसियर आदमी है वो हर एंड के ऊपर काम करने का प्रयास करेगा जो भी जहां भी उसको संभावना कि नहीं नहीं मैं तो भाई आपके दर्द हो रहा है फोड़ा हो रहा है आप कह रहे हो मैं भीतर से उसकी दवाई भी लूँगा और बाहर से लेप-वेप भी करूँगा। और भी कोई चीज़ ज़रूरी है उसके, कोई ओझा के पास जाना है उससे जल्दी हो सकता है तो वो भी कर लूँगा। इससे जल्दी निजात मिलनी चाहिए मेरे को तो। तो वैसे ही हमको जो-जो कोई चीज़ हो सकती है पहले तो माँ का सहारा फटाफट उसको पड़ जाएँ और फिर बाद में उसको जितना प्रैक्टिस कर सकें, जो ला सकें, उनसे जितना ओपन हो सकें। जिस भी स्तर पे जो कुछ भी हो सकता है, रिमेम्बरेंस रख सकते हैं उतनी रिमेम्बरेंस। जो कर्म के अंदर एक समय विशेष के ऊपर कि भई ये समय मैंने देना शुरू कर दिया, उस समय पे इंटेंसिटी और बढ़ा दी, ये सारा काम किया जा सकता है। आप उसी वर्क फ़ील्ड के अंदर किस तरीके से बिहेव करते हैं, आप अपनी चेतना को कैसे कहाँ मेंटेन करते हैं, कोई भी व्यक्ति हम में से ये नहीं कह सकता कि और कोई विकल्प नहीं था मेरे पास, ये कभी नहीं हो सकता और जब तक है, तो आप हमेशा ही परपेचुअल चॉइसेस में जो माँ उस समय आपको क्या जो भी आप जिस भी परिस्थिति में हो, कोई किताब थोड़ी बताएगी उसमें। आपकी अपनी चेतना के अंदर देख लो कि भई इस समय ये 2 चॉइसेस हैं मेरे पास। मैं कहीं खड़ा हूँ,
अब अभिव्यक्ति कौन-सी होनी चाहिए मेरी? निम्नतम कैसी होनी चाहिए? हो सकता है उस समय आपको वो प्रैक्टिकल लगे, जैसे कृष्ण प्रेम ने कहा कि जहाँ भी मैंने अपने हार्ट तो एक जो चीज़ कह रहा है डीप मेरे को इंट्यूशन ये है, बाहरी आपके जो प्रैक्टिकैलिटी का सेंस है या कोई भी कंसिडरेशन है, उसके कारण यदि वो चीज़ आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से मैं नहीं कर पाया, जो मेरा हृदय कह रहा था, तो हमेशा ही रिग्रेट किया मैंने। आंशिक रूप से नहीं कर पाया तो कम रिग्रेट किया और पूर्ण रूप से नहीं कर पाया तो बहुत ज़्यादा एकदम ही रिग्रेट किया, अरे! इसने तो सत्यानाश कर दिया। तो ये मैं धीरे-धीरे इन इन माध्यमों से, पर अब ये बड़ी एब्स्ट्रैक्ट है यूँ तो, क्योंकि इसके इलस्ट्रेशंस और इनकी आवश्यकता है, तो ये कैसे ये चीज़ें हैं, इसके आधार पे आप साहित्य को लें, उसको देखें। इसीलिए मैंने फिर बाद में आपको ये कहा 4 ऑस्टेरिटीज़, 4 लिबरेशंस कैसे ये जीवन में क्या चीज़ें हैं, आप सेल्फ रिस्ट्रेन कैसे रख सकते हैं और इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। शब्दों के ऊपर आपके शब्द अभिव्यक्ति जो है ना, हम में से हर जने को इसमें से कोई भी हम में से तो कोई चूक नहीं रहा कि वो एकदम स्ट्रिक्ट ही मौका मिलते ही चुगली करने की आदत, इधर-उधर बात करने की आदत, क्रोध में अपनी अभिव्यक्ति करने की आदत, लालच को एक्सप्रेस करने की आदत, माँ के अलावा कोई चीज़ को तो ये कसना शुरू कर दें हम अपने आप को। शुरू में हमारी ही प्रकृति बड़ा अनकम्फर्टेबल महसूस करेगी। वो होंगे सारी चीज़ें हो जाएँगी, कोई ख़ास बात नहीं है, पर ये इसको कसना शुरू करें, तो हम इसमें एक्चुअल में प्रवेश करेंगे। फिर नज़र आएगा कि अच्छा हाँ, वो वैल्यूज़ आपके जीवन में होंगे, तो वो कैरेक्टर्स जो उन साहित्य के अंदर सामने लाए गए हैं, उनको आप बेटर एप्रिशिएट कर पाएँगे। ये आप देख लीजिए, जो-जो आप में से चाहें वो। अतः जब अंग्रेजी पंडित, स्कॉलर पंडित कोई वो पंडित नहीं स्कॉलर, जो कि एलिज़ाबेथ के युग के अत्यधिक जोशीले एवं प्रायः ही कच्चे मांस पर पोषित हुए हैं, बलपूर्वक कहते हैं कि हिंदू नाटक में कोई पात्र ही नहीं होते। जोशीले भड़के हुए, भई आपको मैं बहुत तीखी मिर्च खिला दूँ, अब कहूँ बताओ इसका सब्ज़ी का टेस्ट क्या है? क्या टेस्ट आएगा आपको? या बहुत कोई तीखी या कोई इस तरीके की पंजेंट या कोई भी मैं आपको कच्चे मांस पर जोशीले और कच्चे मांस पर पोषित हुए हैं, अत्यधिक, उनको तो वैसे ही भई सुरुचि यहाँ क्योंकि इतना सॉफ्ट है, भारत का टेम्परामेंट अपने आप में ये है कि वो विदेशी के सामने बड़ा सेल्फ रिस्ट्रेंट होने का उसका टेम्परामेंट ही है। भाई टेम्परामेंट हो आप ऐसे। तो इसलिए वो इससे जो अपेक्षा रखे क्योंकि वो तो जिसके ऊपर पोषित हुआ है वो ये है, उसमें कहीं कोई संयम नहीं, कहीं कोई यहाँ एजिटेशन नहीं, वहाँ उल्टा। ये कारण है हमारे क्योंकि हम भी पोषित हो रहे हैं उन विचारों, उन चीज़ों के ऊपर। तो यदि आपको ये कह दिया जाए काम एंड कंपोज़्ड तो आपको ऐसा लगेगा ये तो मैं तो मर गया है। कई लोगों को तो एजिटेशन ही जीवन लगता है, वो शांति से नहीं बैठ सकते। पर यदि ये मैकेनिकल नेचर चल रहा है और उसको हम नहीं एड्रेस कर पा रहे, ये असफलता का बहुत बड़ा कारण है। ये किसी के लिए हम सब के लिए ही है ये। कुछ को एक एंडोवमेंट मिलता है प्रकृति का, वो ऑलरेडी ठीक हैं, पर उनका इंक्लिनेशन यदि तामसिकता की तरफ है, वो वैसे नहीं काम करते। तो इंटेंसिटी मेंटेन करना और फिर भी उसमें कोई एजिटेशन नहीं हो, ये तो एक बड़ी ज़बरदस्त बात हो गई। साधना से ही हो सकता है ये, नहीं तो आपको नेचुरल एंडोवमेंट तो कई को मिलते हैं और उससे लाभ भी होता है। उससे एक ये होगी भी किसी को बेचारे को भड़का हुआ ये मिल जाए, पर फिर बाद में उसकी यात्रा भी तो उसी तरीके से होगी, जो भी ये हमारे हाथ में नहीं है और मार्ग तय न करें ये इसका कोई कारण भी नहीं है। ये कोई कारण नहीं है। तो जोशीले एवं प्रायः ही कच्चे मांस पर पोषित हुए हैं। बलपूर्वक कहते हैं ये अंग्रेजी पंडित, स्कॉलर्स, कि हिंदू नाटक में कोई पात्र ही नहीं होते। अब देखो आप,
हम प्रेरणा ग्रहण कर रहे हैं। वर्तमान में तो ख़ैर कौन प्रेरणा ग्रहण कर रहा है, पर जिनका भी इसमें प्रवेश है, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। जब वे इस पर किसी मौलिक कार्यशक्ति के अभाव का दोषारोपण करते हैं, तो उसका आशय होता है कि एशियाई काव्य अपना सारा ध्यान प्रभावशाली वर्णन एवं अलंकृत भाषा पर केंद्रित करता है और अतिशय अलंकरण के द्वारा किसी वास्तविक सार वस्तु के अभाव को छिपाने की चेष्टा करता है। ये इसके ऊपर अभियोग है। भारतीय साहित्य के ऊपर ये चार्ज लगाया गया है कि इतना ओस्टेंटेशन, इतना इस शब्दों के अंदर ये ला के इसको बताते हैं यार, मतलब पर कंटेंट क्या है इसका? क्या मतलब हुआ इस बात का? कहना क्या चाह रहे हो? इतना अलंकरण कर रहे हो, सभा का वर्णन कर रहे हो, वैदुर्य मणि से ये है भगवान के, उनका पूरा वर्णन इस तरीके से, पर इससे क्या हुआ? वहां वो उनके साथ लीलाएं कर रहे हैं, जूठा-सूठा खा रहे हैं, उनको भ्रम हो गया ब्रह्मा जी को। वो आए, आके उनको सारों को लेके चले गए, तो इन्होंने नए ग्वाल-बाल बना लिए। अब और भी उनको ये तो कि भई ग्वाल-बाल तो मैं सारे के सारे उठा लेके आ गया। ये पांचभौतिक तो नहीं हो सकते। पंचभौतिक निर्माण तो है नहीं ये। उनका मोह भंग होता है, इतनी लंबी-लंबी कथाएँ उसके चारों तरफ। या पता नहीं, फिर वो एक शमंतक मणि की कथा आती है, उसके अंदर उनके ऊपर चोरी का अभियोग लगा दिया जाता है। भगवान कृष्ण के ऊपर भी, उसके माध्यम से। आप ये कह क्या रहे हैं भई? इतना अलंकरण, इतनी सारी चीज़, कंटेंट क्या, मतलब कहना क्या चाह रहे हो आप? क्या मतलब हुआ इस बात का? ऐसे ही अगर ध्यान दें हम, वो अलंकरण किसको कहेंगे? या हम जिस चीज़ को सामने लाने का प्रयास करेंगे। हो सकता है ये प्रहलाद की स्तुति को भी कि यार कितनी लंबी बातें कर रहे हो आप। इनमें मुद्दा क्या है? कंटेंट क्या है वैसे इसमें? युद्ध वगैरह की बात करो तो वो उनको अच्छा लगेगा शायद। हाँ, ये कर रहे हैं ना बात। ये ठीक बात करी। मैं इसको मारूँगा, मैं इसके साथ ये करूँगा, ये बड़ी अच्छी बात करी इन्होंने। ये शांति से बैठे हैं, ये कर क्या रहे हैं? ये बात ही नहीं समझ में आई। स्पेशली कोई नीतिगत बातें कर रहे हों, भरत जी के चरित्र की बात कर रहे हों, क्या ऐसा देखो, ये अतिशय अलंकरण है। मानव प्रकृति ने आज तक ऐसी चीज़ देखी नहीं। तो आप भरत जी का अगर दिखाओ और वो ये कह रहे हैं मैं ज़मीन के ऊपर नहीं, मैं तो गड्ढा खोद के नीचे सोऊँगा। ये कह रहे हैं ये बहुत ज़्यादा हो गया। अतिशय अलंकरण है। शिवी का उदाहरण दोगे तो वो कहेंगे अतिशय अलंकरण है। ग्रीक कल्चर को बहुत ऑफेंसिव लगेगा शिवी का, अम्बरीश का, ये फिर आपके हरिश्चंद्र का, कर्ण का, किसी का, ये सारे सुपरलेटिव्स हैं और ये उनको बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव लगते हैं ये सारे के सारे उदाहरण कि ये कोई होता है क्या? मानव ने आज तक ऐसी चीज़ नहीं देखी क्योंकि उनके दृष्टिकोण में मानव को वो जो डिफाइन करते हैं, वो जैसा है, क्योंकि ये चीज़ें उनको प्रैक्टिकल नहीं लगती। कोई भी अच्छी चीज़ है, वो मानव सद्गुण उनको नहीं लगता। बस ये है कि आप इतने भद्दे तरीके से अभिव्यक्ति न करो, ये मानव सद्गुण है। मन में तो कामनाएँ उठ रही हैं। जैसे ये आपके एक ये मुस्लिम स्कॉलर है, ये कह रहे हैं कोई भी मित्र के रूप में पुरुष और स्त्री हो ही नहीं सकते। अगर वो कह रहे हैं हम केवल मित्र हैं, तो उनकी मेडिकल जाँच करवाओ। वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, ये हो ही नहीं सकता। तो ये उनके समझ से बाहर है कि मनुष्य का चरित्र इस तरीके का कैसे हो सकता है। वो तो कामी, क्रोधी, ये सारे के सारे इसका बेसिक नेचर है। और आप इसके अंदर ये जो बातें कर रहे हो, ये तो अलंकरण है केवल। केवल अलंकरण है। अलंकरण ऊपर से आप उसको डेकोरेट कर रहे हो। एक्चुअल तो होता नहीं है, हो ही नहीं सकता। कालिदास का सारा साहित्य फिर बाद में इसी अलंकरण में आ जाएगा कि ऐसा होता है क्या कभी? कुछ नहीं। आप जितनी भी सतियों की ओर की बात करोगे, इसीलिए तो बड़ा ऑफेंसिव लगता है, ये अलंकरण है, ऐसा होता है कभी? इसीलिए तो हमको विश्वास नहीं होता, अरे नहीं, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सब अलंकरण है, मानव ऐसा नहीं है, ये कह रहे हैं वो।
मानव कैसा है, तो और ऐसे के अंदर आप ये सोचो कि पूरे विश्व में परफेक्शन आ जाएगा। मनुष्य जाति तो मानती नहीं इस बात को। अगर मानव इस तरीके का है और अच्छी चीज़ सद्गुण की बात करो, वो उनको अलंकरण लगता है, हमको भी लगता है इसी तरीके से। तो ऐसे में हम भविष्य को क्या मानते हैं? अगर लोभी होगा, स्वार्थी होगा, कामी होगा, तो एक परफेक्टेड समाज का निर्माण कैसे कर देगा? इसमें कोई भी अच्छी चीज़ कैसे आ जाएगी? आप चाहे मशीनरी को बदल दो, आप कोई सी भी पार्टी को ले आओ, कोई सी भी कुछ भी चीज़ को ले आओ, इसीलिए श्री अरविंद कह रहे हैं चेतना में परिवर्तन एकमात्र खाली तरीका उसका ये है, चेतना में परिवर्तन। जब शिक्षा में हम इसका प्रयास करते हैं, तो हम में से ही जो लोग हैं उनको ये प्रैक्टिकल ही नहीं लगता। अरे पर शुरुआत तो ऐसी ही होगी, और ये इतना ज़्यादा एक एक ऐसी कॉन्ट्रास्ट की चीज़ है। हमारी प्रकृति माँ श्री अरविंद के संपर्क में होने के बावजूद इसको अलंकरण ही मानती है। ये हम मैं ये कह रहा हूँ, ये अलंकरण वाली बात उनके नहीं, हमारे भी है, कि क्या ऐसा हो सकता है? भावनाएँ, ये विचार, ये सारे अच्छे हैं, पर अब जीवन तो देखो ये है। और उनको तो ख़ैर बिल्कुल ही अलंकरण लगता है आपकी नैतिक जो चरित्र की बातें और की बातें। या ऐसा होता है कोई? कभी नहीं। निश्चय ही यदि हम हिंदू नाटककार से ब्यूटीफुल व्हाइट डेविल या फिर ज्यू ऑफ माल्टा की अपेक्षा रखते हों, तो हमें निराश ही होना पड़ेगा। ये तो इसके है ही नहीं प्रकृति के अंदर। अब देखिए इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई इतिहासकार जो इस संस्कृति से पगा है, जो पश्चिम से पगा है या उस रंग में रंगा है, वो जब इस इतिहास को देखेगा, वो क्या प्रवेश करेगा? प्रवेश ही नहीं कर पाएगा। तो वो क्या इतिहास लेके आएगा? किस रंगों के अंदर आपके सामने रखेगा? तो आप इतिहास नहीं समझ सकते। भले आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे में ही क्यों ना काम करते हों, रोज़ इसी से डील करते हों, तो क्या? कुछ नहीं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इससे। तो इसलिए हम सब उस पश्चिम की मानसिकता से इतने थ्रू एंड थ्रू इन्फेस्टेड हैं, इन्फैचुएटेड हैं। अब हमसे अब कहाँ तो ये जो फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर है, लोग कितना भी व्याख्यान करो, एक्चुअल में उनको विश्वास है नहीं। वो नहीं मानते इसको, क्योंकि मान सकती ही नहीं प्रकृति हमारी। समस्या फंडामेंटल है, कोई खाली विचारात्मक नहीं है ये, कि मेरे मानने नहीं मानने की बात नहीं, दृष्टिकोण चश्मा ही चेंज हो गया। साधना के बिना ये परिवर्तित नहीं हो सकता, कि आप रिगरस साधना के अंदर और कोई दूसरा काम आप नहीं कर सकते, तब जाके इसलिए श्री अरविंद ने कहा कि यहाँ यदि इस दृष्टिकोण से कला को ही नहीं देख देख सकते, हम किसी चीज़ को नहीं जान सकते, इसके ट्रिपल क्वार्टेट्स है और है। हम चर्चा कितनी भी कर लो, भई वो तो नाम तो हम सारों को पता है ही, वो कोई भी कह देगा हाँ, 4 वर्ण, 4 आश्रम, 4 पुरुषार्थ, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये सब हम कितनी भी बातें करते हो, फिर भी आप ये देखिए, ये सारी बातें करने के बावजूद भी जो हमारे सारे धर्माचार्य हैं और हैं, कोई लेना-देना नहीं है इससे दूर-दूर तक। भारतीय संस्कृति की महानता वो किस चीज़ के ऊपर? ये कह के ये सारी चीज़ें टीका लगाते हो, बड़ा साइंटिफिक है ये। इससे पता चल रहा है कि उनको क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया। और हम कोई अलग है नहीं। हम तो हैं ही नहीं इस फ़ील्ड के अंदर। जो इसका दावा कर रहे हैं इस फ़ील्ड में होने का, वो यहाँ आके रुक जा रहे हैं। वो कह रहे हैं, भई यहाँ संस्कृत भी एकदम साइंटिफिक लैंग्वेज है। क्या प्रूव करना चाह रहे हो आप? जो हज़ारों वर्षों बाद के अंदर उन्होंने आँखें खोली, और यहाँ उससे पहले हज़ारों कितने लाखों वर्षों से जो चीज़ें चली आ रही है, ये प्रामाणिकता इसमें ढूँढेगी। और हम ये कह के अपना बेतुकापन इस जो लॉजिक दे रहे हैं उसका नहीं समझ पा रहे, तो हमसे कोई अच्छे की आशा क्या की जा सकती है? वह इन भड़कीले या भयावह मुखौटों से कार्य व्यवहार नहीं करता, ये टेम्परामेंट में नहीं है इंडियन के। तो यदि आप इंडियन हो, कौन कौन है इंडियन? ये देख लो आप। जो बाहर के वैभव की बातें ही नहीं करता, उसको नज़र ही नहीं आता, क्योंकि उसका उसमें रस ही नहीं है। आपकी नज़र तो एकमात्र आपके रियल सेल्फ के ऊपर है, और वो आपको प्रैक्टिकल लगता है।
यदि हम उसके पास किसी लियर या मैकबेथ हेतु आएँ, तो हमें असंतुष्ट ही लौटना पड़ेगा। तो ये जो बेस्ट अभिव्यक्तियाँ रही आपके जो पश्चिम के जो पोएट्स रहे, वो अगर आप ये सोचो कि वो मेरे को यहाँ मिल जाए, यहाँ तो नहीं मिलेगी। इसलिए कितने लोग अपेक्षा लेके आते हैं भी यहाँ तो कुछ मेरे को ये चीज़ें हम तो कहते हैं भई ये चीज़ें तो नहीं, रिसोर्स के वाइज़ भी अभी हमारे पास नहीं है। जहाँ तक प्योरिटी में ब्रीच की बात है, वो तो बिल्कुल भी नहीं है। और दिनों-दिन जितनी बात हमको समझ में आ रही है, प्रयास हम उसको वास्तव में उसको एग्ज़ीक्यूट करने का कर रहे हैं। कर तो माने ही नहीं कहा कि भई हम कर तो पा नहीं रहे। क्योंकि हमेशा ही आप जहाँ होते हो उससे आगे का आपको दिखता है, इसीलिए आपकी प्रगति होती है। पर अगर आप ये अपेक्षा लेके जाएँ श्री अरबिंदो आश्रम के अंदर कि भई यहाँ वो ही चीज़ें मिलेंगी जो और दूसरी जगह है, या श्री अरविंद में स्पेशली वो चीज़ के लिए प्रवेश करें कि वो ही मानक, वो ही जीवन की सारी चीज़ें, पलायन की बातें, वो यहाँ नहीं हैं। यहाँ तो एक्सक्लूसिवली जीवन को उसमें इसीलिए हम कितने भी सत्र, कितनी भी चर्चाएँ, कितने भी कुछ भी करें, पता नहीं ये एक्सक्लूसिव वाली बात सुनते ही इनफैक्ट वो कन्फ्रंट करके ये कहते हैं, "जी, आप तो आश्रम में हो, हम तो नहीं हैं।" कोई ना कोई चीज़ वो हल तुरंत ही इसका प्रतिरोध कर बैठती है। इसीलिए ये इसका कोई हम प्रयोग नहीं देख पाते, प्रयोगात्मक ये नहीं है। कितने भी बड़े व्याख्याता हैं, जहाँ जैसे ही डायरेक्ट इंटरवेंशन की जी यहाँ अयोध्या के अंदर ये है ना, डायरेक्ट इंटरवेंशन कुछ नहीं, साइन ही करने तैयार नहीं, क्योंकि ये भी ऐसे शब्द जाल हैं, मतलब सामने आके कहने तैयार नहीं। जी देखिए, हम मान करते हैं ये जो लोग, जो इसमें निर्णय करेंगे, आश्रम जो निर्णय करेगा, जो ये करेंगे, हमारा पक्ष हमने सामने रख दिया, हम क्लियर हैं इसमें। ये पक्ष रख के आप अपनी कॉन्शियंस के अंदर जब श्री अरविंद की पुस्तक हाथ में लेंगे या अपने आप को एसोसिएट करेंगे, क्या कर पाएँगे? ये कैसे कर पाएँगे? पर फिर भी अब ये विभेद दिखाता है हमारी प्रकृति के अंदर, ये डबल स्टैंडर्ड्स दिखाता है, इसलिए कोई सच्चा प्रकाश है नहीं। शब्दाडंबर है, शब्द का बहुत बड़ा कोलाहल है, रखना ज़रूरी भी है वो। उतना कोलाहल नहीं हो तो जितनी मैकेनिकलनेस जीवन में नहीं है, उसको परपेचुएट करे कौन? ये बहुत ज़रूरी है। प्रकृति वैसे चलती रहती है और समय कटता रहता है इसमें। ये प्रैक्टिकल उदाहरण है कि हम कैसे इसमें अगर ये मानसिकता हमारी भ्रमित हो, क्लैरिटी नहीं हो, तो साहित्य है, जीवन है, कला सब बात तो एक ही हमारे बीइंग की बात है ये सारी की सारी। बस ये भारतीय साहित्य की महानता क्योंकि ये तो एस्टेब्लिश कर रहे हैं इस पूरे को कि उस बेवकूफ वो जो आर्चर था या वो पूरी संस्कृति थी, उसको ऐसा क्यों नज़र आता है, उसको उत्तर देने के लिए श्री अरविंद ने और आप ये सोचिए कि इन्होंने कितना प्रवेश किया है एक-एक चीज़ में। तो एक एक सच्चे इनके इनकी संतान होने के नाते हमारा क्या रुख होना चाहिए? भई, जब इन्होंने एक-एक मेटिकुलसली एक-एक चीज़ में प्रवेश किया है, कोई ज़रूरी नहीं कि हम कोई साहित्य में प्रवेश करें, इसमें करें, पर ये भाव तो लेके आ सकते हैं। हमको जो वो प्रेरणा दे रहे हैं, उस फ़ील्ड में तो अपने आप को दे ही सकते हैं, क्योंकि ये भी ऐसे शब्द जाल हैं, जो कि अशिष्ट सभ्यताओं एवं अधिक बर्बर प्रकार के राष्ट्रों से संबंध रखते हैं। शब्द जाल मतलब ये मैकबेथ हुआ और जो ये जो आपकी कृतियाँ हैं, ऐसे शब्द जाल हैं, ये शब्दाडंबर हैं। वही मैंने अभी शब्द काम में लिया आपके। ये जो जितने भी जो सो कॉल्ड सत्र वगैरह जो ये चल रहे हैं, ये भी उसी स्तर के ऊपर जो जो धर्माचार्य हैं। भई आप इस फ़ील्ड के अंदर निकल पड़े तो उससे क्या हो गया? आपने एक चीज़ बेच रहे थे उसकी बजाय ऑर्गेनिक शॉप खोल ली, पर है तो आपकी प्रवृत्ति उससे आप आर्थिक लाभ के लिए ही तो कर रहे हो। हाँ, उससे ये है कि भई इससे कम से कम भी मैं तो प्योर चीज़ अपनी दुकान पे रख रहा हूँ। पर अगर आपके व्यापारिक चीज़ है तो इसमें कह रहे हैं इसमें लाभ ज़्यादा है भई। ऑर्गेनिक का ठप्पा लगा के और 10 गुना ले सकते हो। तो उस ग्रंथि से तो कहीं मैं छूटा नहीं।
तो मैं भागवत की बजाय मैंने श्री अरविंद के सत्र लेने शुरू कर दिए, मैंने और सत्र लेने शुरू कर दिए। वो कोई बैकग्राउंड के कारण किसी को कहाँ वो थोड़ी-सी अभिव्यक्ति, लोगों को थोड़ी-थोड़ी रील बनाने में ही अभिव्यक्ति मिलती है, तो इनको तो मतलब उसमें ही सैटिस्फैक्शन अगर डिराइव कर रहे हैं, क्योंकि हमारी वाइटल को सड़ा गला खाने की बहुत आदत है। किसी भी चीज़ से रस ले सकती है वो। तो ये सारे के सारे शब्द जाल हैं। मतलब जो सबसे प्रभावी आपकी चीज़ें हैं, वो भी केवल शब्द जाल हैं। तो फिर हम कहाँ निवास कर रहे हैं? ये क्या है ये फिर? जो कि अशिष्टतर सभ्यताओं एवं अधिक बर्बर प्रकार के राष्ट्रों से संबंध रखते हैं, उन राष्ट्रों से अशिष्टतर सभ्यताएँ हैं, शिष्टता है ही नहीं। हमको ये गिफ्ट मिली है और हम उसका लाभ नहीं उठाते तो थ्राइस वो टू देम। 3 बार धिक्कार है ऐसे लोगों को। आवर ऑफ गॉड में है ना, ये हमारी हमारे जैसे की बात है। अरे संपर्क में आ गए श्री अरविंद और माँ के। पहले तो ये देश विशेष, फिर उसमें माँ श्री अरविंद के संपर्क में आ गए। एस्पिरेशन की हमको परम गिफ्ट मिल चुकी। अब क्यों समय खराब करना? निम्नतम अपराधों एवं गहनतम क्लेशों में तथा प्रसन्नता एवं सद्गुणों में समान रूप से ही आर्य पुरुष अधिक सभ्य एवं संतुलित तथा उस कठोर अशिष्ट एवं स्थूल अफ्रीकी जनसमूह से अपेक्षाकृत कम अशिष्ट रूप से अतिशयतापूर्ण है, जिन्हें कि यूरोप में उसने केवल अर्ध रूप से नैतिक बनाया। मतलब यूरोप के अंदर जो इनका भद्दापन है, उसको बस एक एटिकेट्स ऊपर से थोड़ा-थोड़ा नैतिक, बस उतना, कि ये नहीं कि एक दूसरे को आप सामान रेहड़ी लेके जा रहे हो और वो तो लूट लिया, ये तो कोई समाज ही नहीं रह पाएगा। समाज क्या रहा, ये तो फिर बाद में। ये तो पशुता का सा राज्य हो गया। तो उतना सा अर्ध रूप से नैतिक बनाया है, बाकी तो और कोई उनको तो अशिष्ट हैं, बिल्कुल निरे अनकल्चर्ड हैं, अनसिविलाइज्ड हैं। और वो तब की नहीं, आज की भी यही बात है। और जो आदमी अपने आप को उनसे एसोसिएट करता है, चाहे किसी भी तरीके से मेस्मराइज्ड है उनके पहनने के, ओढ़ने के, जीने के, अर्थशास्त्र के, व्यापार के, उनके मकान कैसे, उनकी गाड़ियाँ कैसी, उनकी चीज़ें कैसी, उनकी बातें कैसी। इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में नहीं जाओ, ये कोई बात थोड़ी होती है। मगर हम उस आप अगर मौलिक होोगे तो उससे ज़्यादा जा सकोगे। लिटरेचर के अंदर पहला आपको नोबेल प्राइज़ है, वो इसलिए मिलता है क्योंकि मौलिक कृति ही आप उसमें करते हो, पहले किसी ने हिम्मत ही नहीं करी। मौलिकता से डर क्यों लगता है भई? मौलिक तरीके से सोचने में। आप जो हो उस तरीके से सोचो, उसमें आप एक्सेल कर सकते हो। दूसरे की भाषा में कहाँ एक्सेल करोगे और क्यों करना चाहिए? यदि वह एक पेर गोइयो या एक मैडम बोवरी को खोजता है, तो भी वह अपनी खोज में असफल होने वाला है। और आजकल ये चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। ठीक है, आप अंग्रेज़ी साहित्य में जा रहे हो, एक साहित्य की सुरुचि के लिए पढ़ना एक चीज़ है। इसमें कोई सेक्टेरियन होना या फिर अपने आप को बंद कर देना, ये भी इसका कोई कोई वो नहीं है, सब्स्टिट्यूट। ये नहीं कह रहे कि आप शेक्सपियर को मत पढ़ो। श्री अरविंद तो सारा कंपैरिज़न, आप सारी चीज़ पढ़ लो, आप सारा इतिहास, सारा समाजशास्त्र कि कुछ भी पढ़ लो, पर यदि आप ह्यूमन साइकिल नहीं पढ़ते, तो उसका परिप्रेक्ष्य नहीं आता। आप सारे साहित्य को पढ़ लो, पर यदि इनकी पोएट्री के बारे में या श्री अरविंद के लेख अगर नहीं पढ़ते, तो उसको रखें किस पर्सपेक्टिव में, नहीं समझ में आता। श्री अरविंद ने पढ़ा है, इसलिए इसमें ये लाइनें यहाँ आई, ये इस तरीके से, इस तरीके से। हाँ, पर आप ये सोचो कि इतने कंपैरिज़न के लिए या इस सुरुचि के लिए भले ही, यदि आप कोई उत्थान चाहते हैं इससे, वो उसमें तो आपका हाथ रीता रहेगा। या आप सोचें कि शेक्सपियर के पास जाएँ और आप बहुत डीप इंस्पिरेशन कोई, ये तो आपका हाथ खाली रहेगा। उसमें तो आपको उसके लिए न तो प्रवेश करना चाहिए, और अगर ये इस भाव से आप जा रहे हो, तो वो तो वहाँ नहीं मिलने वाला। क्योंकि यद्यपि ऐसे उदाहरण निसंदेह सभी समय जनसमूह में विद्यमान रहते थे, जिसका कि बड़ा भाग अफ्रीकी वंश परंपरा का था, हिंदू कला
चरित्रहीनता के विस्तृत अध्ययन से आत्मा के नैतिक वातावरण को दूषित करने से इनकार करती थी। मतलब अशिष्ट, ये कोई अफ्रीकी एज़ सच, मतलब अशिष्टता, जनसमूह सारा का सारा उद्दीप्त, ये तो कभी भी नहीं हुआ। ये न तो आपके कोई वैदिक काल में हुआ, न तब हुआ, न आज हुआ। समस्या उसको किस तरीके से टैकल कर रहे हो, उस चीज़ की है। वही 20 बच्चों का समूह है, एक व्यक्ति के पास तो एकदम इतना दत्तचित्त होके बैठता है और दूसरे के पास हुड़दंग करता है। आप जानते हो उनकी एनर्जी को किस तरीके से काम में लेना है, चैनलाइज़ किस तरीके से करना है, उनके अटेंशन को किस तरीके से एड्रेस करना है। वो ही व्यवस्थाएँ, वो ही सारी चीज़, वो ही एक घर, उसकी चेतना में अंतर आ जाएगा एक व्यक्ति के परिवर्तन से या एक उसकी व्यवस्था के परिवर्तन से। एक व्यक्ति जाता है, वहाँ सारी चीज़ जगमगा उठती है। तो जनसमूह जो है, वो इसके ऊपर निर्भर करता है कि आपकी जो जो एक वर्ग जो हमेशा ही जो नेतृत्व करता है, विचारक हो सकते हैं, भारत के अंदर वो ऋषि रहे, गुरु रहे, वो वर्ग, मतलब आप अपना चिंतन कहाँ से डिराइव कर रहे हो? आज हम वेस्ट की सेकंड रेट चीज़ें, उन्हीं का यदि कॉन्स्टिट्यूशन, और हम में से कुछ लोग उसी कॉन्स्टिट्यूशन को उसकी दुहाई के नाम पे, मतलब कमाल हो गई। ये तो हद हो गई मतलब। श्री अरविंद कह रहे हैं, अरे ये हमारे ऊपर लादी गई चीज़ है और इससे हमको कभी किसी भी तरीके से पिंड छुटाना पड़ेगा। ये हमारी है नहीं, ये चीज़ हमारी नहीं है। हम प्रयास कर रहे हैं श्री अरविंदो को एसोसिएट करने का उससे। तो जैसे श्री अरविंद ये कह रहे थे कि राजा रवि वर्मा, उसकी पेंटिंग, ये तो एकदम ही मतलब हम बॉटम पे आ गए। वैसे ये चीज़ें भी हम लोगों के बीच में से अगर इस तरीके की चीज़ें आए, तो ये दिखाती हैं हम बिल्कुल बॉटम पे आ गए। हिंदू कला चरित्रहीनता के विस्तृत अध्ययन से आत्मा के नैतिक वातावरण को दूषित करने से इनकार करती थी। चरित्रहीनता, खाली अध्ययन की हम बात नहीं कर रहे। ये कह रहे हैं, ये तो बिल्कुल इनकार कर दिया, हम नहीं करेंगे। चरित्रहीनता के विस्तृत अध्ययन, क्या करें इसका हम? नैतिकता रखो उसके सामने। तो इसीलिए मैं फोर ऑस्टेरिटीज़ फॉर लिबरेशंस, ये आप पढ़िए, और ये कैसे, इसका क्या अर्थ है और हमारे कैरेक्टर्स में वो किस तरीके से है। किसी साहित्य में समालोचन का सच्चा भाव होना चाहिए। मतलब उसको आप आलोचना कैसे करें? आलोचना मतलब वो नहीं, उसमें जजमेंट, उसको जज कैसे करें? आकलन कैसे करें मतलब? सच्चा भाव होना चाहिए, उसमें जो कुछ उत्कृष्ट एवं सौंदर्य युक्त मिल सकता हो, उसे खोजना, न कि उससे उस चीज़ की माँग करना, जो वह हमें प्रदान करने की चेष्टा नहीं करता। यही बात भारतीय संस्कृति की है। हर चीज़ की आप भारतीय संस्कृति के पास उस भाव से जाते हो या उस अपेक्षा से जाते हो, जो वो दे ही नहीं रहा। तो आप महानता बिना महानता, ये तो मेरा मानक गड़बड़ है, समस्या उस मानक की है। यहाँ हमको विराम देना पड़ेगा। कोई इसमें बात अब? विवेक? हेलो, विवेक? दीपक जी? जी। आ, अब साहित्य का चैप्टर भी आ, हिंदू की अन्य विधाओं की तरह जो काम कर रही थी, ये भी वही काम कर रही है। अब कुछ कुछ समझ में आने लगा। ये भी अपना पूरा का पूरा दबाव सौंदर्य उसके ऊपर के क्षेत्रों पे रखती है। अब अनुकूल लगने लगा है। शुरू के 2-3 पेज में तो समझ में नहीं आ रहा था। अब हुँ, पहले की तरह जो है से ये भी अब ठीक लगने लगा। एब्स्ट्रैक्ट है, बहुत एब्स्ट्रैक्ट है, और इसके लिए बहुत ही लंबी तैयारी की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा लंबी तैयारी की। अब इसके अंदर वो ज़िद करें, जी आप तो हमको ये बता दो, अब कैसे बताया जाए? कोई भी ज़िद करे तो कैसे बताया जा सकता है? खाली उसको पढ़ के कि श्री अरविंद ये कह रहे हैं, उससे आप ये,
अरे मेरे चरित्र में ही वो चीज़ें नहीं है, मैं कैसे बताऊँ ये बातें? ये बहुत मुश्किल है इसको एक्सप्रेस करना, उनको ले ये करने की। अब आप देख रहे हैं जो मुद्दे हैं वो बहुत ज़्यादा गंभीर मुद्दे हैं, इतने सतही नहीं। तो जो भी चर्चाएँ चल रही है वो तो कभी इतनी फुर्सत किसके पास है? कितने लंबे हमको इसमें सत्र हो गए आप सोचिए और क्यों मैं इसको धीरे, 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 धीरे क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब तक ये इस तरीके से अप्रोच नहीं किया जाता, ये कभी भी चीज़ एस्टेब्लिश नहीं हो सकती। तो माँ श्री अरविंद के प्रति मेरे को ये लगता है अभी इतना तो करना ही चाहिए। ये लाके एस्टेब्लिश करना चाहिए और हम जो इसके संपर्क में हैं उनको अब ये ऐसा जीवन नहीं है अब ये तो आपको समझ में आ ही गया। तो जी। इसमें अब अब यहाँ गंभीरता से यहाँ इंग्लिश मूवी और फिर हिंदी मूवी में भी चीजें हैं, अब स्पष्ट अंतर आती है। हालांकि अभी वर्तमान की जो यहाँ मूवीज बन रही हैं, उनको ही फॉलो करने के चलते इसमें पतन, भारी पतन आ गया है। यहाँ तो बचपन है ही से समझ नहीं। में। हाँ, वो तो जी। सारी वेस्ट की हैं सारी। सब टेक्नोलॉज़ी आपके मकान बनाने के तरीके, सड़कों के और के सब वही मानक है। अब तो कोई भारतीयता का तो कोई सोच-विचार ही नहीं है। भारतीय कोई कैरेक्टर शिव जी का ले भी लेंगे तो उसको ऐसे विरह में दिखाएँगे और वो ही उसमें चाट मसाला डालेंगे, जो आपके घर के अंदर वो चीज़ें नहीं होती, वो शिव जी के मुँह से कहलवाएँगे, वही सीता जी और को मतलब इतने घृणित स्तर के ऊपर उतार लाए, जो आपका बड़े लोगों को तो जो हैं सो हैं। पर एक बाल सुलभ जो एक बच्चा है, उसकी चेतना के अंदर ये चीज़ें प्रवेश करेंगी। अब वो सीता जी को क्या समझेगा? राम जी को क्या समझेगा वो? क्या वो कृष्ण जी की लीलाओं को और वो वाली चीज़ उभार के लेके आएँगे चीर हरण, अब उनके लिए तो मौज हो गई साहब, ये इसमें तो पगी है ये पूरी की पूरी। अब वो चीर हरण क्या है, ये तो अश्लीलता के ऊपर की वो और लेजिटिमेट हो गया ये। ये ये तो आप देख सकते हो कि मुद्दा अगर पश्चिम का भी नहीं हो, भारत का हो, तो उसको तो और नीचे घटिया स्तर के ऊपर उतारने में कमी नहीं छोड़ते। हाँ, दीपक जी। जी। अब अब थोड़ी-थोड़ी देखने वाली दृष्टि जो है से डेवलप होना शुरू हुई है। हुँ, अब पुस्तकों में प्रवेश की जो है से चीज़ें अब मिल रही है। अब हुँ, थोड़ा-थोड़ा पढ़ने का साहस अब होने लगा है। हुँ। जब ये बैकग्राउंड हमको पता चलेगा कि इतना काम इस संस्कृति ने कर दिया था, तो माँ और श्री अरविंद नया आयाम क्या खोलने आए थे? आप ये कल्पना कीजिए इससे ये जो अभिव्यक्ति धरती के ऊपर हुई है, ये कल्पनातीत है। ये इसीलिए ये इतनी बड़ी शक्ति है, हमको कोई चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी भी गिवन मोमेंट आप तो ये प्रण लीजिए मेरा सर्वस्व माँ का है और दे दीजिए। आपके ऊपर वही भौतिक नियम और वो सारी चीज़ें बिल्कुल लागू नहीं होंगी। आप अपने आप को एक नए जगत में पाएँगे। और यदि व्यक्ति यहाँ आके अटक जाता है और ये संकल्प लेने में हिचकिचाता है, इसका मतलब अभी तक जो भोजन उसने किया है, कोई ज़्यादा लाभ दिया नहीं उसने उसको। एनर्जी उसको प्रदान हुई नहीं उससे। जो एक्चुअल ग्रंथि है, आप चाहे सावित्री पढ़ लो, कुछ भी कर लो, अगर ये नहीं टूट रहा है मतलब अभी तक बन नहीं रही बात। अभी तक कोई चीज़ बन नहीं रही। ये कारण है और ये होने के बाद ये नियम विधान ही नहीं है। आप ये पाएँगे बिल्कुल उन्मुक्त आकाश है। ठीक है दीपक जी? जी, जी। बाकी साहित्यों में तो अब पता चलता है कि क्यों रस नहीं आता है, एकदम वो मरे भूमि जैसी चीज़ें हैं। हाँ, जीव तो यहाँ पे है, इन साहित्यों में है। हाँ। इसीलिए मैं क्यों कहता हूँ कि ये साहित्य पहुँचाइए। भई अभी तुरंत में आप किसी को भी पहुँचाएँगे, ये एक सहज-सी बात है कि वहाँ से एक एक प्रतिकार ही आएगा या फिर ये कि नहीं, नहीं मैं हमको नहीं चाहिए क्योंकि उसको पता ही नहीं ना इसका, इसमें ऐसी बात है भी। तो किसी भी तरीके से लाइब्रेरीज़ में और के अंदर आप अपना एक समय निर्धारित कीजिए, ये पुश कीजिए। अगर कोई तरीका है इसको पॉज़िटिव तरीका है करने का तो माँ श्री अरविंद की वाणी ही है। जैसे भी वो धीरे-धीरे प्रवेश करे, अब आपके जीवन में प्रवेश करी, इसने मूलभूत तरीके से बदल दिया सारी चीज़ को। तो ऐसे ही ये निश्चित ये काम हो सकता है और इस ये एक की भावना को उद्दीप्त करके भी ये एक आंदोलन का रूप ले सकता है। बिल्कुल परिवर्तन हो सकता है इससे। हमको तो विश्वास है।
मैं तो अपनी एनर्जी दे ही रहा हूँ लगातार इस चीज़ के पीछे, अगर विश्वास नहीं होता तो मैं रोज़ कैसे ले सकता था? तो ये आप थोड़ा-सा इसको देखिए। ठीक है, यहाँ विराम लेते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री माँ। जय श्री राम। जय श्री